हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, तो इसका डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। तो हम देखने वाले हैं रिएक्शन रेट्स के बारे में मेनली। तो रिएक्शन रेट्स जो है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, कैसे उसको मेजर किया जाए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमें अब ये देखना है कि कौन सा रिएक्शन का रेट को हम मेजर कर पाएंगे। तो वैराइटीज ऑफ रिएक्शन है, जैसे कि आप अगर कुछ रिएक्शन लेंगे जो रिएक्शन की बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, कुछ रिएक्शन है जो कि बहुत ही तेज़ी से, आप ले लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लीजिए। न्यूट्रल आप अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहले कुछ रिएक्शन देखेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर हम देखेंगे, एक ले लिए एसिड, एक ले लिए HCl प्लस NaOH, ये बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो ये था एसिड, था एसिड प्लस बेस, ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इतना फास्ट होगा, ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाएगा। तो जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, उन सारा रिएक्शन का हम रेट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना फास्ट होगा कि हम उसका पता ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। तो इसीलिए ये सारा रिएक्शन का हम रेट नहीं निकाल सकते। तो अगर वो रिएक्शन वेरी फास्ट है तो रेट ये हमें देखना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ रिएक्शन आता है जो कि बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई ये रिएक्शन तो इतना स्लो होगा। सपोज आप एक आयरन कुछ सब्सटेंस लाए हो, उसको आप रखे, उसके बाद आप उसे तो बैठ के तो नहीं रहोगे ना, वो 1 महीना की, 6 महीना, 8 महीना की, 1 साल बाद वो उसमें रस्ट आएगा। तो ये रिएक्शन इतना स्लो होगा कि आप बैठ बैठ के थक जाओगे। कितना उसको आप इंतजार करोगे, कब रस्ट लगेगा, कैसे उसको स्टडी करोगे। राइट। तो क्योंकि ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होता है, इसका भी रेट को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगता है। तो जो एक्सट्रीमली स्लो होता है उसका भी हम रेट को स्टडी नहीं कर सकते, इसका भी रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो रेट हम किसका निकाल सकते हैं, ये अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हम रेट निकालेंगे वो सारा मॉडरेट रिएक्शन का रेट निकालेंगे, मॉडरेट रिएक्शन का रेट निकालेंगे, जो कि ना बहुत ही फास्ट होगा ना बहुत ही स्लो होगा। तो मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप ले लेंगे, ये हो जाएगा 2H2O2 gives rise to 2H2O प्लस O2। ये ना ही उतना फास्ट रिएक्शन है, ये वेरी फास्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उनके जैसा उतना फास्ट भी नहीं है, कि ये बहुत ही स्लो भी नहीं है, ये मॉडरेट वाला है। इसीलिए ये तरह रिएक्शन का हम स्टडी कर पाएंगे। ये सारा जो मॉडरेट रेट रहता है जो रिएक्शन का, जो ना वेरी फास्ट होता है कि ना वेरी स्लो होता है, उस सारा रिएक्शन का रेट हम निकाल पाएंगे। और जो भी हम देखेंगे ये मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सारा रिएक्शन का रेट क्या है, रेट कैन बी डिटरमाइंड, रेट कैन बी डिटरमाइंड, जो कि मॉडरेटरी वाला रिएक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि ये रेट होता क्या है। सपोज आप एक कोई भी रिएक्शन ले लीजिए,
आप रिएक्शन को चूज करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जब हम देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब स्टडी करेंगे, एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट था ये प्रोडक्ट। तो हम अगर इसका रेट को स्टडी करेंगे, सपोज एट एनी टाइम हम देखें कि इसका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था, इनिशियल कंसेंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट का था, रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो था, आप ले लीजिए यहाँ पे R1 और प्रोडक्ट का P1। जो फाइनल कंसेंट्रेशन है, फाइनल कंसेंट्रेशन सपोज ये R2 हो गया और प्रोडक्ट का P2 हो गया। सपोज ये रिएक्शन होने के लिए जो टाइम इंटरवल लगा, टाइम इंटरवल कितना था, इनिशियली T1 टाइम था, फाइनली T2 टाइम हुआ। तो नेट टाइम कितना लगा, नेट टाइम ये रिएक्शन होने के लिए लगा T2 माइनस T1। तो अब अगर हम बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट का क्या कंसेंट्रेशन हुआ है, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में R1 था, फाइनली क्या हो गया है, R2 हो गया है। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, ये R1 था, रिएक्शन होने के बाद कितना बन गया है, R2 बन गया। तो नेट चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। अगर आप ये टर्म को देखेंगे तो देखिए R1 और R2, इसमें बड़ा कौन है, इनिशियली हमारे पास R1 था, फाइनली R2 हो गया। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है ये धीरे धीरे खत्म होता है। तो ऑब्वियसली अगर खत्म होके R1 था, अब क्या बन गया है, R2 बन गया है। R1 कुछ यूज होने के बाद R2 बना है। अभी प्रेजेंटली R2 अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो R2 ऑब्वियसली क्या होगा, R1 से छोटा होगा। तो R1 और R2 में अगर हम देखेंगे तो बड़ा कौन होगा, R1 होगा। तो अगर R1 बड़ा है तो ये R1 माइनस R2, ये टर्म का साइन कैसा रहेगा, ये टर्म का साइन आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये टर्म का साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो इनिशियल से कम हो गया होगा, थोड़ा यूज हो गया होगा। तो इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन में अगर हम देखेंगे डेल्टा पी, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन में तो लिखेंगे डेल्टा पी क्या है हमारा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट जो है इनिशियली वो P1 अवेलेबल था, अब क्या बन गया है, ये P2 बन गया है। तो प्रोडक्ट तो बना है, प्रोडक्ट बना है मतलब प्रोडक्ट बढ़ा 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 और फाइनली ये क्या बन गया, P2 बन गया। इसका मतलब क्या है, P1 इंक्रीज होके क्या बन गया, P2 बन गया। तो P1 और P2 में से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि P1 तो पहले से था, फिर कुछ नया प्रोडक्ट बना उसके बाद P2 बना है। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम देख लिए P2 P1 से बड़ा है, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये साइन का यूज अभी आएगा, इसीलिए मैं जस्ट इसको लिखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसको मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो रेट का फॉर्मूला जाने से पहले हम और एक फैक्टर यहाँ पे देखेंगे, इसमें टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। तो अब हम फॉर्मूला पे आ जाएंगे। तो रेट मतलब होता है
देखो यहाँ पे रेट को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करेंगे, एक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, ग्रेजुअली कम होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। तो रेट का जब हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं डिक्रीज इन concentration of reactant by time, decrease in concentration of reactant by time। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हुआ है इसीलिए डिक्रीज लिखा गया, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंक्लूड किया जाता है। ये नेगेटिव साइन इंक्लूड किया जाता है। ये नेगेटिव साइन क्यों दिया जाता है, ये नेगेटिव साइन क्यों दिया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोला हूँ, देखिए ये जो R2 माइनस R1 और एक डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ है, डेल्टा आर हुआ है। और ये डेल्टा आर ये क्या होता है, एक नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ। तो लेकिन ये रेट तो हमेशा एक पॉजिटिव है ना, जो रेट है ये हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है ऑलवेज, क्योंकि रेट एक हमेशा पॉजिटिव टर्म है। तो इसीलिए ये नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किए। तो इसीलिए यहाँ पे रेट इक्वल टू जब रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस होता है माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखा जाए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखा जाए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है और जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए इसको लिखा जा रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ है, P2 माइनस P1, पहले P1 था, P2 बना तो P2 माइनस P1 ही इंक्रीज हुआ। टाइम टेकन कितना है, T2 माइनस T1, और उसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो वहाँ पे जैसे लिखे थे इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो आपको ये ध्यान देना है, जब रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट को आप इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज होगा। क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्यों यूज हुआ है ऑलरेडी आपको मैं बताया, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है और रेट हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है, क्यों डेल्टा आर नेगेटिव है बट टोटल टर्म तो हमें पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन इसमें यूज किया जाता है। और जब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो उसमें कोई साइन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव टर्म है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इधर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितना डिक्रीज हुआ, R2 माइनस R1 बाय डेल्टा टी, और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 एक नेगेटिव साइन रहता है। तो अब अगर देखेंगे ये जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे जो हम रेट देख रहे हैं और एक T1 और T2 इंटरवल के बीच में, इस तरह का रेट को बोला जाता है एवरेज रेट। तो जो रेट जो है वो दो तरह का होता है, जो रेट जो है दो तरह का होता है। अगर ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर द रेट measured over a long time interval is called average rate, और अगर वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। एंड द rate measured for an
for a very small time interval is called instantaneous rate। तो दो तरह का रेट, एक एवरेज रेट है और एक इंस्टेंटेनियस रेट है। तो एवरेज रेट मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे अगर हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं एवरेज रेट। और अगर एक बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम टाइम, ऑलमोस्ट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, उस टाइम में हम उसको बोल सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर लार्जर टाइम इंटरवल है तो वो है एवरेज रेट। तो एक एवरेज रेट टर्म आया, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट आया। तो इंस्टेंटेनियस रेट कब होता है, अगर ओवर ए इंटरवल, अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल जैसे T2 - T1 कुछ बड़ा सा टाइम इंटरवल में हम देखें तो उसको हम एवरेज रेट बोलेंगे। और बहुत ही कम, जब ये जो डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाते हैं, बहुत ही छोटा टाइम, उस टाइम में जो हम रेट देखते हैं, उस टाइम में जो रेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए। तो इस केस में हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता है dr/dt। एक नेगेटिव साइन रहता है, ऑलरेडी मैं बोला था, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं dp/dt। dt क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल। dt क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल। और उस इंटरवल में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है वो dr है, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है वो dp है। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा ग्राफ दिया गया होगा, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पे टाइम। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे विथ टाइम जैसे रिएक्शन होता होता जाता है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता होता जाता है। यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे है टाइम। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, विथ टाइम ये बढ़ता है, ये इंक्रीज होता होता जाता है। तो अगर आप देखेंगे अभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो आपको अभी ये देखना है कि एवरेज रेट कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस रेट हमको कैसे निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं कि सपोज स्टार्टिंग में, चलो रिएक्टेंट का कुछ अगर अमाउंट दिया गया होगा, स्टार्टिंग में सपोज कुछ अमाउंट दिया गया है और उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन है, तो हम उसको मेंशन कर दिए। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे इसका वैल्यू है C1, यहाँ पे वैल्यू है C2, यहाँ पे इसका वैल्यू है T1। ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम है यहाँ पे T2, और यहाँ पे C2। तो ये अब A पॉइंट देखिए, B पॉइंट देखिए। ए और बी पॉइंट में अगर मैं एवरेज रेट निकालूंगा, अगर रेट एवरेज, अगर रेट एवरेज निकालूंगा मैं, एवरेज रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन का क्या हुआ है, नेगेटिव साइन रहता है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, C2 - C1 बाय टाइम क्या हो, T2 - T1। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट,
इंस्टेंटेनियस रेट जब निकाला जाता है तब कैसे निकालना है आपको, यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करना है। कोई भी पॉइंट पे आप जिस पॉइंट पे उसका रेट निकालना चाहते हैं, चलो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम रेट देखेंगे, जैसे कि आप स्पीडोमीटर जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताता रहता है हमेशा। तो जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे तब आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे एक स्लोप, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। उस पॉइंट पे जब जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है माइनस डी वाई बाय डी टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है इसलिए मैं नेगेटिव साइन लिखा हूँ। ये स्लोप देता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट। तो आप स्लोप का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा आपको, ये आप क्या लिखते हैं, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में तो टाइम है, तो स्लोप आप निकाल के इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ इसका जो स्लोप है, स्लोप आएगा, नेगेटिव साइन है क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट वाला हिसाब से मैं देखा, सपोज इस पॉइंट में टाइम t1 है, इस पॉइंट पे टाइम t2 है, कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लीजिए C1, यहाँ पे C2। तो अगर यहाँ पे अगर रेट, अगर एवरेज अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे एट एनी पॉइंट ए, एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस टेंजेंट आपको देगा, उस टेंजेंट का स्लोप देगा आपको इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, और दिस इज नथिंग बट द स्लोप, राइट। और डिटेल में आप इसका क्वेश्चंस करने से क्लियर होंगे, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी। एक एग्जांपल आप देखे रहिए, नहीं समझ में आए तो मैं फिर आपको समझा दूंगा। एनसीईआरटी जो एग्जांपल है आपको देखना है 4.1, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो अब हम और एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, ये जो रेट है उस रेट का यूनिट क्या है, रेट का यूनिट, रेट का यूनिट के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। यूनिट ऑफ रेट, तो रेट का तो मतलब हम ये लिखे थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम। तो बेसिकली रेट का मतलब क्या है, रेट जो है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, और इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं, रेट का जो यूनिट है इसका यूनिट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पर टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन तो मोलारिटी में एक्सप्रेस होता है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड ले लो, आवर ले लो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर बाय सेकंड। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वो आवर में भी दे सकता है, तो मिनट में भी दे सकता है। तो बेसिकली ये याद रखना है आपको, इसको जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम जिसमें दे। अगर कभी कभी ये कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ
प्रेशर भी एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में देखे होगे, हम केपी भी निकाले थे, केसी भी निकाले थे। तो केपी और केसी जो निकाला जाता है, तो जनरली जब गैसियस फॉर्मेट में रहते हैं तब प्रेशर के फॉर्म में भी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर रेट को अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे होता है जो रेट है, रेट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन जो था यहाँ पे, कंसंट्रेशन पर टाइम जो था, कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर दिए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर बाय टाइम। अगर प्रेशर आपका अगर एटीएम आ गया, जैसे यूनिट एटीएम में अगर लिए तो एटीएम पर टाइम हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम टाइम इनवर्स टाइम। आवर में दे, सेकंड में दे, किस में दे, कुछ अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको रेट निकालना है। तो बेसिकली आपको अभी पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइप होता है, किस तरह रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं मॉडरेटली, कितना टाइप होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, और यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी यूनिट ऑफ रेट क्या होता है वो आपको निकालना अभी तक आ गया। तो अब हम देखेंगे रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे।